दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ ये किसी रोग की औषधियाँ नहीं हैं। ये चूँकि अंगों के कार्य प्रणाली को होम्योस्टैसिस में लाने की औषधियाँ हैं और ये पौधों के लिविंग सेल में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। इस कारण ये हमारे बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा एग्रावेशन या साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का अभिवादन। डॉक्टर श्रीवास्तव, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को कहा जाता है कि ये अन्य चिकित्सा पद्धतियों से बेहतर है। इसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, तो ये कहाँ तक सही है? जी वंदना जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ ये किसी रोग की औषधियाँ नहीं हैं। ये चूँकि अंगों के कार्य प्रणाली को होम्योस्टैसिस में लाने की औषधियाँ हैं और ये पौधों के लिविंग सेल में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। इस कारण ये हमारे बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा एग्रावेशन या साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं। और इसका कारण ये है कि चूँकि एंजाइम्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, हज़ारों प्रकार के एंजाइम्स लिविंग सेल में होते हैं, लेकिन चूँकि एंजाइम्स आपस में रिएक्शन नहीं करते या आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, इस नाते जब ये हमारे शरीर पे औषधि के रूप में या मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो इस पर ख़ास बात ये होती है कि चूँकि आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, इस नाते जिस एंजाइम की आवश्यकता हमारे जिस टारगेट सेल को होती है, जहाँ पे रोग संबंधित होता है, जिस ऑर्गन में या उस ऑर्गन के विशेष टिश्यू में या सेल में, वहाँ पे जाके वो उस ऑर्गन की या उस पर्टिकुलर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करते हैं, केवल उनको एज ए कैटालिस्ट ये प्रेरित करते हैं और उसके किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते हैं। इस कारण इनका साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर नहीं दिखाई पड़ता है। और दूसरा कारण ये भी है कि चूँकि एंजाइम्स एक नियत पीएच मान पर, एक फिक्स पीएच मान पे काम करते हैं और एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, इस पर ये बेहतर काम करते हैं और इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ने पे या इससे कम टेम्परेचर होने पर इनकी क्रियाशीलता घट जाती है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एक बॉडी का निश्चित टेम्परेचर होता है, बॉडी का हमारे शरीर का एक निश्चित पीएच वैल्यू होती है और एंजाइम्स ही एक ऐसे एक तरीके के केमिकल कंपाउंड तो ये है नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं जो आयनाइजेशन के माध्यम से हमारे टिश्यू फ्लूइड में जाकर के सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ मिल करके इसके इलेक्ट्रॉन हमारे टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और जैसे ही क्रिया वहां पे बैलेंस में आती है वैसे ही अपने आप को बैक कर लेते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ये बॉडी में सबसाइड कर लिए जाते हैं। इसी कारण इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में उनकी दवाओं का एग्रावेशन दिखाई पड़ता है, साइड इफेक्ट दिखाई पड़ता है। दवाओं का डोज अगर घट जाए या बढ़ जाए तो उसका रिएक्शन भी देखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ अगर दवा का डोज घट गया या बढ़ गया या भूल से डॉक्टर ने एक साथ कई दवाएं दे दी, तो चूंकि एंजाइम्स केवल वही कार्य करते हैं जिसकी आवश्यकता उस टारगेट सेल में होती है, तो अगर ज़्यादा एंजाइम्स चले गए हैं या ज़्यादा औषधियाँ चली गई हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी वंदना जी। अभी आपने कहा कि ये एक मेडिसिन नहीं होकर के एंजाइम्स होते हैं, तो ये आपने किस आधार पर इसको एंजाइम्स कहा? वंदना जी, मैं बताना ये चाहता हूँ कि चूंकि हम 115 पौधों के विभिन्न पार्ट को लेकर के डिस्टिल वाटर में सड़ा के गला के हम इसका अर्क प्राप्त करते हैं और उस अर्क का जब केमिकल टेस्ट होता है लैब में, और कई बार गवर्नमेंट ने भी किया, कई पैथोलॉजिस्ट ने भी किया, हमारी इन दवाओं में कोई भी पार्ट दिखाई नहीं पड़ता उनको डिस्टिल वाटर के अलावा। और इससे ये पता चलता है कि चूंकि एंजाइम्स हमारे प्लांट सेल में और बॉडी सेल में दो होते हैं, एक होता है एक्सो एंजाइम, एक होता है एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम को हम लैब में टेस्ट भी कर सकते हैं, लैब में बना भी सकते हैं। मार्केट में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में गोलियां आती हैं, आपकी ईस्ट की गोलियां आती हैं, एंजोजाइम आती है, तमाम तरह के नाम उनके हैं। लेकिन जो एंडो एंजाइम्स होते हैं ये प्लांट सेल तभी बनाता है जब उसको जरूरत होती है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल चूंकि बराबर हैं और ये विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को केवल मोटिवेट करते हैं एज ए कैटालिस्ट, उसकी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, इस नाते हम इनको लैब टेस्ट में इनको नहीं पा पाते हैं और ना ही हम इसको बना सकते हैं। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं जब हम डिस्टिल वाटर
की बनी हुई औषधियों को शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो जब रोगी की जो कंप्लेंट होती है वो हमारे दी गई इन औषधियों से उसकी कंप्लेंट दूर होती है। चूंकि हम इसको लैब में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें क्या है, तो वो एंडोएंजाइम्स हैं। इस आधार पे हम कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है ये प्लांट की एंडो एंजाइम्स हैं, जो प्लांट सेल की कोशिकाएं स्वयं निर्मित करती हैं अपने समरूप जब उनको जरूरत होती है। और हम अगर इसको एंजाइम्स ना मानते तो हम इसको बना भी सकते थे मार्केट में। हम फिर 38 से 39 दवाएं बना सकते थे, 115 पौधों से 2000 पौधे भी का प्रयोग भी कर सकते थे। जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में बहुत से पौधों का, बहुत से मिनरल्स का, बहुत से सोर्सेज का उपयोग होता है। हमारे यहाँ प्लांट के अलावा हम कोई सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, केवल प्लांट किंगडम का ही इस्तेमाल करते हैं और 38 दवाएं ही हमारी हैं। हम अंगवार और सिस्टमवार इन दवाओं का डिवाइडेशन किए हैं। हमारे पास केवल एक ही रोग है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड, दैट इज कॉल्ड डिजीज। इसके अलावा हमारे पास कोई रोग नहीं है। हम रोगी की कंप्लेंट के आधार पर उसके ऑर्गन को जज करते हैं, उसके ऑर्गन के सिस्टम को सेट करने के लिए, उसको होम्योस्टेटिस में लाने के लिए हम अपनी मेडिसिन का चयन कर लेते हैं। और जैसे हम इस मेडिसिन को लेते हैं उस ऑर्गन में होम्योस्टेटिस आना शुरू हो जाता है और एक समय में वो अपने समस्थापन पे या होम्योस्टेटिस में आ जाता है। तो इस कारण से हम बार कहते हैं कि ये एंडो एंजाइम्स हैं। इस कारण से एंडो अभी तक इसको टेस्ट में प्राप्त नहीं किया जा सका, और केवल एंडो एंजाइम्स ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम लैब में टेस्ट में पास नहीं कर पाते हैं या प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जी, अभी आपने बताया कि 38 दवाइयाँ हैं आपकी, तो जी। ये सभी रोगों पे कैसे काम करती है? देखिए वंदना जी, रोग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के अप या डाउन होने से ही शरीर में प्रवेश करता है। चाहे वो हमारी इम्यूनिटी पावर हो, चाहे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारा आहार नाल गड़बड़ हो, हमारे पाचन संबंधी क्रिया हो, श्वसन क्रिया संबंधी हो, कोई भी रोग हमारे शरीर के अंगों के कार्य प्रणाली पर ही आकर के अपना प्रभाव दर्शाता है। कारण उसका कोई भी हो, बैक्टीरिया काज हो, वायरस काज हो, या फंगल काज हो, या एक्सीडेंटल काज हो, लेकिन अंतोगत्वा वो आके हमारे रोग, हमारे ऑर्गन के सिस्टम पर ही आता है। तो हमारे जो इसके अन्वेषक थे उनको इस बात की जानकारी थी कि हम रोग नहीं दूर कर सकते, हम उसके लक्षण नहीं दूर कर सकते, हम अंगों को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे अंग स्वस्थ रहेंगे, अंग ठीक रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस नाते हम इन औषधियों को अंगवार बांटे हुए हम इन औषधियों से अंगों की कार्य प्रणाली को सही करते हैं, न कि रोग को सही करते हैं। जब अंग सही हो जाए, मान लिया हमारे लीवर में कोई खराबी आ गई, लीवर की खराबी से हमको विभिन्न प्रकार के लक्षण शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो लक्षण अगर लीवर के काम करने की अन से या उसकी जो एबनॉर्मलिटी लीवर में आई है उसके कारण अगर ये घटा है तो हम लीवर की दवा उसको देते हैं। हम लीवर को ठीक करते हैं, रोग को ठीक करते हैं। जब हम लीवर की कार्य प्रणाली को ठीक कर ले जाते हैं तो हम उस रोग पर नियंत्रण पा लेते हैं। हमारा सिस्टम ये है। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि सभी बीमारियों का इलाज सिर्फ इन 38 दवाइयों में से संभव है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।